जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 20 तारीख और बार है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट, दिन भर की तमाम खबरों का आपको बेताबी से इंतजार रहता है कि सवाई माधोपुर ज़िले में, गंगापुर सिटी में या उसके आसपास क्या कुछ घटित हुआ और कौन कौन सी नई खबरें हैं, क्या कुछ नई चीज़ें आई हैं और किन चीज़ों को, किन गाइडलाइनों का अब लोगों को पालन करना है। चलिए आज दिन भर की जो भी तमाम अपडेट है वो मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों, कल की जो रात की लाइव थी वो भी हमने आपको दिखाई थी कि एक ट्रक जो था वो सड़क दुर्घटना वाला एक मामला था कि 3 गायों को रौंदता हुआ वो निकल गया, जिसमें से 2 गायों की मौके पर मौत हो गई और एक गाय जो है वो घायल हो गई। हम वहाँ पहुँचे और बड़ा अमानवीयता था वहाँ देखने को मिली कि नगर परिषद को सूचना देने के बावजूद भी उनका कोई निस्तारण नहीं किया गया। आखिर में उदय मोड़ थाना पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए उन 2 मृत गायों का निस्तारण किया। वो सब आपको कल लाइव दिखाया था और आपके बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास में आए थे, तो इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और ट्रक को और ट्रक चालक को जब्त कर लिया गया है उदय मोड़ थाने में। तो ये कल का लाइव था। अब चलते हैं आज क्या कुछ घटित हुआ सवाई माधोपुर ज़िले में। सबसे पहले अपडेट देते हैं कोरोना की। कल कोरोना को लेकर के बड़ी अपडेट आई कि कल जो नए केस आए थे वो थे 6 और आज गंगापुर सिटी से एक 20 वर्षीय युवक बालाजी चौक से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आवाज़ नहीं आ रही? चलिए, तो थोड़ा सा शायद आवाज़ में कोई टेक्निकल मिस्टेक थी, उसको ठीक कर लिया गया है। तो आज एक आया है। अब सवाई माधोपुर पूरे ज़िले की अगर बात की जाए कि साहब कोरोना केसेज का मामला क्या है, तो आज टोटल केस पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में बढ़कर के 392 हो चुके हैं, 392। कुल मिलाकर के चौथे शतक की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है और लोग बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से ठीक भी हो रहे हैं। तो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और कोरोना का मामला है तो ये अब चलता रहेगा, लेकिन उम्मीद ये कर सकते हैं कि मिडिल सितंबर तक इसके जो केसेस हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और शायद ज़िंदगी बहुत जल्दी पटरी पर लौटती नज़र आएगी। अब चलते हैं सवाई माधोपुर ज़िले में अन्य खबरों की तरफ और शुरुआत करेंगे जिला हेडक्वार्टर से, यानी सवाई माधोपुर में आज क्या क्या हुआ। तो न्याय को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है और ये आई है कि सवाई माधोपुर विशेष न्यायालय ने आज अक्टूबर 2018 के एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 4 आरोपियों को 80,500 के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सज़ा भी आज सुनाई है। दरअसल ये मामला 9 अक्टूबर 2018 का था, जब एक 13 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की गई थी। पावटा गद्दी में वजीरपुर थाने का ये मामला था और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद में जब कानूनी कार्रवाई चली और इस प्रक्रिया के तहत आज जो 4 आरोपी हैं उनको सज़ा सुनाई है अदालत ने पॉक्सो एक्ट में। तो कुल मिलाकर के एक पीड़िता को इंसाफ मिला है और इस तरह के काम, इस तरह के केसेस में अगर जल्दी न्याय मिले तो ये अच्छी बात है। तो 80,500 के अर्थदंड के साथ में अब उनको आजीवन कारावास भी भोगना पड़ेगा और ये आज विशेष अदालत जो है उसने फैसला सुनाया है अक्टूबर 2018 के एक मामले में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आज ये खबर बड़ी छाई रही सवाई माधोपुर ज़िले में ही नहीं पूरे राजस्थान में, और ये खबर थी इंदिरा रसोई को लेकर के। यानी आज राजीव गांधी की जयंती पर पूरे राजस्थान में इंदिरा रसोइयों की शुरुआत कर दी गई है। दरअसल ये वही योजना है जो वसुंधरा के समय अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से चल रही थी, लेकिन नाम भी बदला है और कुछ हद तक इसका जो सिस्टम है वो भी बदला है। पहले मोबाइल गाड़ियाँ हुआ करती थी और उनके माध्यम से 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था ज़रूरतमंदों को। अशोक गहलोत सरकार ने उसको बदल करके अब इंदिरा रसोई के रूप में लागू किया है। 8 रुपये में भोजन मिलेगा ज़रूरतमंदों को, लेकिन मोबाइल गाड़ी के द्वारा नहीं मिलेगा, बल्कि अब स्थायी जगह पर बैठा करके ही लोगों को खाना खिलाया जाएगा। पदम जी, इसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास में? आज पूरे राजस्थान में इसका उद्घाटन हुआ है। आज मुख्यमंत्री महोदय ने 11 बजे उद्घाटन किया गया इसका और गंगापुर सिटी में जो राजीव सेवा केंद्र है उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी, माननीय एमएलए साहब थे और वहाँ से शुभारंभ करने के बाद में गंगापुर सिटी की 3 रसोइयों का उद्घाटन किया गया। गंगापुर सिटी में ये सुविधा 3 जगह शुरू की गई है। आश्रय स्थल रेलवे स्टेशन, आश्रय स्थल कोड़ीपाड़ा और विधायक निवास। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जहां इन 2 जगह पर आपको 8-8 रुपये में, यानी ज़रूरतमंदों को 8-8 रुपये के कूपन पे खाना मिलेगा, वहीं विधायक निवास पर ये व्यवस्था निःशुल्क रहेगी और इसका खर्चा गंगापुर सेवा समिति उठाएगी। क्यों सर? वहीं आज एक देखने को नज़ारा मिला था जो बजरिया का
था रसोई और एक माननीय विधायक के निवास पे था। एक दूसरे में होड़ थी, अच्छा खाना कौन देगा। मतलब वहाँ पे भी बजरिया में भी घोषणा माननीय संतोष जी दुबे जी ने घोषणा की थी कि एक से बढ़ के एक हलवा भी दिया जाएगा और इमरती भी दी जाएगी और बढ़िया शानदार खाना दिया जाएगा। वहीं गंगापुर सेवा समिति के लोग भी कम नहीं थे और वहाँ पे भी अच्छा एक से बढ़ के खाने की घोषणा की गई थी और खाना अच्छा दिया भी गया आज। नहीं, अच्छी क्वालिटी का खाना बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पौष्टिक खाना मिले और लोगों को थोड़ा अच्छा लगे और स्वादिष्ट खाना हो। इसके अलावा एक चीज़ और है कि बामनवास में एक जगह, गंगापुर सिटी में 3 जगह ये सुविधाएं आज से शुरू हो गई हैं, यानी इंदिरा रसोई, जहां 8 रुपये में आपको भरपूर और बढ़िया पौष्टिक खाना मिलेगा। तो ये सब जगह हुआ है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी में क्या कुछ हुआ। तो बड़ा अजीबोगरीब मामला एक आज रात को सामने आया है। दरअसल ये घटना थी बजरंग कॉलोनी नले की कोठी के पास में, जहां एक घर के पास से 2 पानी की टंकियां चोरी हो गई और चोरी करने वालों की जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित जो था वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर के थाने में पहुंचा और मामला उसने दर्ज करवाया है, जिसमें 2 व्यक्ति स्पष्ट रूप से आते हुए और टंकियों को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उम्मीद कहीं ना कहीं ये की जा सकती है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये मकान मालिक को जब मालूम चला, जब शौचालय में जब नहाने के लिए गए थे और जैसे उन्होंने ठोल्टी करी, पानी नहीं आया। जब उन्होंने देखिए पानी क्यों नहीं आया, रात को ही तो भर के सोए थे। अब जैसे ही जब उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो देखा टंकी गायब और फिर उन्होंने पड़ोसी के सीसी कैमरे में देखा तो 2 बंदे आते दिखाई दे रहे हैं 4 बजे करीब और कुछ मिनटों के बाद ही वो टंकी को ले जाते हुए दिख रहे हैं। 2 जने अज्ञात व्यक्ति हैं। जो पीड़ित हैं उनका नाम चंद्रभान जायसवाल है, जिन्होंने मुकदमा ये परिवार दर्ज करवाया है, ये मुकदमा दर्ज करवाया है। अब देखना है पुलिस कितनी जल्दी सफलता हासिल करती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये है कि दिनों दिन हमारे पास में लगातार शिकायतें आ रही हैं और हम भी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं कि पूरा गंगापुर शहर इन दिनों सड़कों में हुए गड्ढों से परेशान है। यानी जगह जगह सड़कें खोद दी गई हैं। अमृत योजना और सीवरेज का काम इन दिनों प्रगति पर है। इसे लेकर के आज सरिता बंसल जी और हरिकिशन भारद्वाज के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया विधायक महोदय को भी और एडीएम महोदय को भी कि साहब सड़क के गड्ढों से जल्द गंगापुर के लोगों को निजात मिलनी चाहिए। अच्छा, इसमें कोर्ट में खाज का काम एक चीज़ और कर रही है। अमृत योजना वालों ने जो पेच वर्क किया है वो इतना घटिया है कि प्रशासन की नाक के नीचे यानी एसडीएम ऑफिस के सामने सड़क जो है वो जगह जगह धंस चुकी है और उसमें गहरे गड्ढे हो चुके हैं। एसडीएम ऑफिस से लेकर के और हायर सेकेंडरी तक अब वो खतरे का सबब बन चुकी हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी होता है और पानी जब होता है तो वो गड्ढे नज़र नहीं आते, जो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का एक सबब बन सकते हैं। तो अमृत योजना में जिन्होंने पेचवर्क का काम किया, कहीं ना कहीं ये उनकी लापरवाही है। जहाँ तक इनका पेचवर्क का हिसाब किताब है तो उन्होंने जो पेचवर्क किया, खाना पूर्ति किया गया, उसमें जब उसमें भरा गया उसमें पानी नहीं छोड़ा गया और केवल उसमें मिट्टी और वो मसाला डाल के ऊपर से कर दिया। अब बरसात की वजह से वो पानी ने बैठक ले लिया, बैठक के कारण वो धस रहा है और लेकिन बहुत गहरे गड्ढे हो चुके हैं वहाँ पर पदम जी, हमने खुद ने इसकी जाकर के देखा है। लेकिन पेच वर्क के जो जिम्मेदार लोग हैं अमृत योजना में, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। आपको पर्याप्त बजट मिला है तो कम से कम लोगों को राहत ज़रूर दें आप, और एक बड़ी मुसीबत जो है उससे लोगों को बचाने का प्रयास ज़रूर करें। विधायक द्वारा आज स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर गंगापुर सिटी के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के सी ब्लॉक में पौधरोपण का कार्यक्रम भी आज आयोजित किया गया। इसके अलावा आज विधायक महोदय राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी पहुंचे और राजीव गांधी जी की जो जयंती है उसके अवसर पर फलों का वितरण मरीजों को किया गया। पीएमओ साहब से भी चर्चा की गई और उनको व्यवस्थाएं सुधारने के सख्त लहजे में निर्देश दिए गए। यानी सफाई की बात हो या पानी की बात हो या मरीजों को राहत देने की बात हो, इनको लेकर के विधायक महोदय ने बड़े सख्त आदेश दिए हैं कि अब इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। पदम जी, वहाँ की कोई अपडेट? एमएलए साहब ने माननीय ने नाराज़गी जताई कि अस्पताल में व्यवस्था को सुधारें और जो भी डॉक्टर लेट आते हैं या मतलब सही इलाज नहीं करते, जिनके घरों पे इलाज करने की आदत है वो छोड़ें और नहीं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के ये है कि अगर विधायक महोदय इसी तरह
चुस्त नज़र आए तो बहुत जल्दी लोगों की समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़कों के मामले में हो, चाहे सफाई के मामले में। सफाई का जो मामला है पदम जी, उसमें अभी तक कहीं सुधार नहीं हो रहा। विधायक महोदय को अस्पताल के दौरान कई लोगों ने शिकायत की थी कि डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, समय पर इससे पहले चले जाते हैं। इस पर माननीय विधायक महोदय ने तुरंत एक्शन लिया और पीएमओ साहब से इस बात के लिए नाराज़गी जताई। तो अब डॉक्टरों को भी समय पर आना पड़ेगा और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो पीएमओ साहब को सख्ती के साथ में सुधारनी भी पड़ेगी, ताकि लोगों को कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं में राहत मिल सके। तो ये एक बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं अगर विधायक महोदय इसी तरह एक्टिव रहे तो व्यवस्थाओं को जल्द सुधरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ऐसा हमारा भरोसा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और आज शहर में जगह जगह पानी के नज़ारे भी देखने को मिले और गंगा बहती नज़र आई। दरअसल हुआ ये कि अब अमृत योजना के तहत पाइपलाइन डाल दी गई हैं सब जगह, उनकी कनेक्टिविटी चल रही है और पाइपलाइनों की टेस्टिंग का काम भी चल रहा है। अगर पुरानी अनाज मंडी के पीछे के एरिया की बात की जाए तो पदम जी वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने वाकई में वहाँ गंगा बहती देखी कि बहुत प्रेशर के साथ जेट पंप और हेड पंप जो हैं उनसे ऊपर लगभग 1 मंजिल तक अब पानी का प्रेशर पहुंच रहा है। यानी लोगों की पानी की जो समस्या है अब उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलने वाली है। पदम जी क्या कहना चाहेंगे? कल तक जो महिलाएं पानी के लिए आंदोलन कर रही थी और प्रशासन को कोस रही थी, आज उन्होंने धन्यवाद दिया। आज 1 मंजिल तक पानी उनके पहुंच गया और अधिकतर लोगों के ठोटी नहीं थी और वो खेचू से पानी भरते थे और खेचू में से बिना चलाए ही पानी ताक रहा था। अच्छा, कुल मिलाकर के यह है पदम जी, अगर ये कहा जाए कि कौन कौन सी ऐसी कॉलोनी है जिनमें पानी पहुंच गया, क्योंकि आज मैंने भी एक जगह के वीडियो बनाए थे जब सब्जी मंडी चौराहे से लेकर के और माल गोदाम रोड तक जो पाइपलाइन डाली गई थी उसमें भी जगह जगह लीकेज थे। हमने इस बात को लेकर के तुरंत एईएन महोदय और जेईएन महोदय को जब सूचना दी तो एईएन महोदय मौके पर पहुंचे, कर्मचारियों को लगाया और जब हमने शाम को देखा तो वहां जो लीकेज थे उनको बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के खबरों का असर भी हो रहा है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द अब दुरुस्त किया जाए, उनको ठीक किया जाए। तो पानी कौन कौन सी कॉलोनियों में अब लगभग पहुँच चुका है? गंगापुर सिटी की 40% कॉलोनी में पानी पहुंच चुका है और अभी टेस्टिंग का काम चल रहा है, अभी जॉइंट जुड़ने का काम चल रहा है। हो सकता है थोड़े बहुत दिनों में गंदा भी पानी आया, क्योंकि जो लीकेज खोले टेस्टिंग के लिए खोले गए हैं उनमें गंदा पानी जा रहा है और 1-2 दिन अब इंतजार करें और साफ़ पानी आएगा और बढ़िया क्वालिटी का पानी आएगा। तो थोड़ा सा धैर्य ज़रूर रखें, क्योंकि अब काम चल चुका है, काम में तेज़ी भी आ रही है, तो लोगों को जल्द से जल्द राहत ज़रूर मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि विधायक महोदय खुद हर काम की अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी चीज़ की कमी थी जो हम लगातार कहते आ रहे थे। तो आज अच्छे प्रेशर के साथ पानी की गंगा बहती नज़र आई गंगापुर सिटी शहर में। जिन कॉलोनियों में अभी लाइन डलना बाकी है 15 दिन के अंदर गंगापुर सिटी करीब सभी में लाइन डल जाएगी। इसके बाद में जैसा कि अभी नए बाज़ार में के लिए शिकायत कर रहे हैं, अभी नए बाज़ार में अभी लाइन डली नहीं है, आपकी में लाइन कुछ दिनों बाद डल जाएगी और पानी की खूब भरपूर मात्रा में पानी आएगा। तो कुल मिलाकर के पानी के लिए अब आप आश्वस्त रहें, बस थोड़ा सा पैसेंस ज़रूर रखें। जब इतने दिन रखा है थोड़ा सा इंतज़ार और करें, क्योंकि व्यवस्थाओं को सुधरने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। चलिए ये है, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज नई गाइडलाइंस को लेकर के दरअसल कल जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने नए आदेश जारी किए थे और उसके अंतर्गत दुकानों के खुलने का जो समय है, मार्केट के खुलने का जो समय है वो 8 बजे से 5 बजे तक कर दिया था, जो हमने कल आपको खबरों में दिखा दिया था। लेकिन इसको लेकर के आज असमंजस की स्थिति बनी रही। सुबह सुबह हमारे पास बहुत फ़ोन आए उदय मोड़ क्षेत्र से कि साहब उदय मोड़ थाना पुलिस ने वहाँ कार्रवाई की और जिन दुकानदारों ने दुकानें जल्दी खोल दी, यानी 8 बजे खोल दी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की। उन्होंने जब हमें सूचना दी तो पदम जी वहाँ पहुँचे और फिर जब इन चीज़ों के बारे में बताया गया तो कहीं ना कहीं उनको भी ये पता चला कि साहब वो आदेश जो थे उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो सही जानकारी मिलने के बाद में इस तरह की जो कोई कार्रवाई है वो नहीं की गई। तो कुल मिलाकर के नई गाइडलाइन जो है अब उसी को फॉलो करना है सभी को, जब तक अगले आदेश नहीं आते। जानकारी के अभाव में उदय मोड़ पुलिस ने कुछ टाइम के लिए दुकानें बंद करवा दी गई थी, लेकिन जब हमने जाके जानकारी दी और उनकी जानकारी लगी तो उन्होंने दुकानें खोलने दी। तो ये थी बड़ी अपडेट आज दिन भर की। अब गंगापुर सिटी के लिए एक और खबर आई है, राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। आज रात 12 बजे से वर्तमान सभापति संगीता बोहरा पावरलेस हो जाएंगी, यानी उनकी तमाम शक्तियां अब आयुक्त महोदय के पास में चली जाएंगी, क्योंकि नगर परिषद का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ चुनावों को लेकर के भी नई आदेश आए हैं कि 20 अक्टूबर तक अभी निकायों के चुनाव नहीं करवाए जा सकते। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये मामला अभी खिसकता जा रहा है और सिर्फ निकायों के चुनाव
चुनाव नहीं है, अभी बहुत सारी ग्राम पंचायतों के चुनाव भी शेष रह रहे हैं। इसके अलावा जिला परिषद और जिला प्रमुख के जो चुनाव हैं वो भी अभी बाकी है। और कोरोना जैसे संक्रमण के चलते जहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अभी भी वही मेडिकल गाइडलाइन है, ऐसे में क्या जल्द से जल्द चुनाव करवा पाना सरकार के लिए संभव है? हमें तो नहीं लगता। बाकी आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि ये चुनाव और कितना खिसकते हैं और कितनी जल्दी ये चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो बड़ा इशू ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मेडिकल एडवाइजरी के तहत ही सारे काम पूरे देश में किए जा रहे हैं, तो चुनावों का खिसकना कहीं ना कहीं स्वाभाविक भी है। सभापति के नहीं, पार्षदों के भी शायद बिल्कुल अधिकार लैप्स कर दिए गए हैं इसमें। तो नगर परिषद जो है उसका ये मामला है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगले जो हमारे अलग अलग पत्रकार हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों से हमारे पास खबरें भेजी है उनकी तरफ हम गौर करते हैं। और वजीरपुर की खबरें जो भेजी है महेंद्र शर्मा ने, और बताया गया है कि एक वृद्धा जो थी, वृद्धा महिला, सांड की टक्कर से या आवारा जानवर की टक्कर से उनकी मौत हो गई। तो ये बड़ी एक दुखद घटना है कि आवारा पशुओं का जो मामला है वो हाईवेज पर, सड़कों पर लगातार बढ़ता जा रहा है और इनसे लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं, चोटिल भी हो रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि राजस्थान सरकार ने नंदी गौशाला खोल रखी है आवारा सांडों के लिए, तो उसको सरकार से हमारा निवेदन है कि इनको नंदी गौशाला भिजवाने की कृपा करें। तो ये एक बड़ी खबर थी वजीरपुर से। फिर दूसरी खबर एक और आई, गांव खंडीप के रहने वाले रोहित शर्मा, एक बालक है जो अपने ननिहाल गया हुआ था और पतंग उड़ाते वक्त 33,000 kV लाइन से वो टच हो गया और उसका पूरा शरीर झुलस गया। परिजन तुरंत लेकर के उसको जयपुर पहुंचे और वहां उसका इलाज जारी है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब देखते हुए राज ब्रह्म जो कार्मिक समूह है उसने उस बालक को इलाज के लिए 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पीड़ित परिवार को ये मदद दी है और उसका बेहतर इलाज हो सकेगा और वो जल्द से जल्द ठीक हो करके और फिर घर पहुंच सकेगा वो बालक। तो ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो एक मामला था। अब देखते हैं कि अमृत योजना का जो मामला है, मैंने आपको बता दिया कि पेच वर्क में धांधली है और जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। राज्य सरकार ने आदेश जारी करके नगर परिषद की जो शक्तियां हैं उनको पावरलेस कर दिया है, यानी सारी शक्तियां अब आयुक्त के पास आ गई है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो गंगापुर सिटी के आयुक्त हैं दीपक चौहान, उनके पास में 52वास जो नगर पालिका है उसका भी अतिरिक्त प्रभार है, यानी उनकी मॉनिटरिंग भी उन्हीं को करनी है। अच्छा, कल शाम को हमारी विधायक महोदय के जो प्रवक्ता कहे जा सकते हैं मुकेश देहात जी, उनसे बात हुई थी बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के, और ये उन्होंने बड़े दिल से हमको ये बताया है कि साहब आने वाले समय में विधायक महोदय पानी, सफाई, बिजली और भी जो चीज़ें हैं उनको लेकर के सक्रिय हो चुके हैं। देखिए, सैनिटाइज करवाने के ये आदेश लगातार चलते रहते हैं। जब कोई गाड़ी आकर के खड़ी होती है रेलवे स्टेशन पर तो सैनिटाइजर का जो काम है वो बढ़ जाता है, तो सैनिटाइज करवाया जाता है गाड़ियों को, और ये अच्छी बात है। मेडिकल गाइडलाइन का अभी भी पालन किया जा रहा है बखूबी। तो वो एक अनाउंसमेंट था और विधायक द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि जल्द ही सड़कों की हालत को सुधारा जाएगा, क्योंकि अब बारिश का मौसम चल रहा है तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आ रही है। तो पेच वर्क करने में भी थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन एक काम हो सकता है, जब बरसात ना हो तो रात के वक्त इस काम को किया जा सकता है ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले, क्योंकि बारिश में ये ज़्यादा परेशानी का सबब है। जब गड्ढे नज़र नहीं आएंगे ना पानी भरने पर, तो लोगों को दुर्घटनाग्रस्त होने का थोड़ा सा डर बना हुआ है। तो ये आज की तमाम खबरें थी। बामनवास बाटोदा से हमारे पास में कोई बड़ी खबर आज नहीं आई थी। नांदोती से हमारे पास में ज़रूर खबर थी कि आज मिस्त्री मार्केट के जो लोग हैं उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। एक तो कुछ दिन पहले मंदिर में जो चोरी हुई थी उसके आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर के, एक नांदोती क्षेत्र में नशे का कारोबार है वो भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है सर, और इसको लेकर के वहाँ के जो व्यापारी हैं आज लामबंद नजर आए और उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है कि साहब इन पर अंकुश लगाया जाए, और इसके अलावा मंदिर में जो चोरी हुई है उसके आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाए। तो नांदोती से हमारे संवाददाता राजेश अवस्थी ने हमें ये खबरें भेजी है। चलिए, तो इसके अलावा और कोई खबर नहीं थी। और जी न्यूज़ पोर्टल पर लगातार हमारे पास में मैसेज आते रहते हैं कि साहब युवाओं से जुड़ी कुछ बातें भी की जाएँ, युवाओं से जुड़ी कुछ जानकारियाँ भी हमको दी जाएँ। तो आज का जो हमारा टाइम रहेगा थोड़ा सा वो युवाओं को समर्पित रहेगा। जो युवा विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की, और विद्यार्थियों से जुड़े बहुत सारे सवाल हमारे जहन में हैं जिनको लेकर के आज हम सवाल करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं इस चीज़ के एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। गंगापुर सिटी में आर्यभट्ट कोचिंग का नाम आपने सुन रखा होगा, और
बहुत लंबे समय से विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के ये संस्था कार्य करती आ रही है। कंपटीशन प्रतियोगिताएं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करवाती आ रही है। और उसी आर्यभट्ट कोचिंग के संस्थापक हैं रविकांत जी आज हमारे साथ। रविकांत सर, वेलकम है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। सबसे पहले धन्यवाद। अच्छा, कोरोना के बाद में अगर देखा जाए रविकांत जी, तो स्टडी पर या कोचिंग करने वाले जो छात्र हैं उन पर इसका कितना सीधा प्रभाव पड़ा है? इसका प्रभाव कोरोना का जो मतलब छोटे बच्चे से लगा के, मतलब अपन ये समझें कि नर्सरी के बच्चे से लगा के कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ा है। हालांकि अपन मानते हैं कि ऑनलाइन तैयारियां बच्चे को करवा रहे हैं, अपन पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं हो सकती जो ऑफलाइन में हो सकती है। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब वो फीलिंग्स कैसे लाएंगे आप? बिल्कुल। वो फीलिंग्स अपन जैसे अपन दोनों आपस में बातें करें, वो फीलिंग्स आपस में नहीं आ पाती। मैं समझता हूँ बहुत काफ़ी असर पड़ा है। हालांकि फिर भी ये जो ऑनलाइन है इससे कुछ इसका असर अपन कम कह सकते हैं, कम हो गया हो। बाकी इफ़ेक्ट तो पड़ा है, मतलब असर तो पड़ा है। अच्छा, एक बात और है रविकांत जी कि बहुत सारी जो नियम हैं उनमें भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बदलाव किया है भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, और वो ज़रूरी था समय के अनुसार कि बेरोजगारी को कम कैसे किया जाए। दूसरी बात, जो भर्तियां लंबे समय से अटक रही हैं, चाहे वो रेलवे की बात कर लें, एसएससी की बात कर लें, बैंक की बात कर लें, तो इनको लेकर के बच्चे लगातार तैयारी भी कर रहे थे। अब इनको लेकर के एक तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है, युवाओं के जो प्रश्न हमारे पास में आते हैं कि साहब करंट में जो पोजीशन है, वर्तमान में जो पोजीशन है, क्या तो नई गाइडलाइन केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है, और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अब क्या कुछ नए बदलाव होने वाले हैं? अगर मैं बात करूं आपसे सबसे पहले तो कि एनआरए क्या है? देखिए, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। सबसे पहली चीज़, अपने भारत में लगभग 20 एजेंसियां ऐसी हैं जो भर्ती परीक्षाएं करवाती हैं। जैसे यूपीएससी है, अपना पहले आरआरबी होता था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अपना एसएससी होता है, आईबीपीएस बैंक के लिए काम करता है। इस तरीके से 20 एजेंसियां लगभग, कल प्रकाश जावड़ेकर जी की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लगभग 4 बजे के आसपास, तो उसमें बताया गया कि लगभग 20 एजेंसियां इस समय हैं। लेकिन इनमें मुख्यतया जो बड़े स्तर पे काम करने वाली हैं वो 3 एजेंसियां सबसे हायर मानी जाती हैं। आरआरबी माना जाता है सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर आप समझिए 10वीं से लगा के और ग्रेजुएशन तक के बच्चे उसमें होते हैं। इसके अलावा फिर बैंक और उसके बाद एसएससी। तो ये 3 ऐसी रिक्रूटमेंट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अब इसमें क्या होता था, बार बार बच्चे को एग्ज़ाम्स देनी पड़ती थी प्री, जैसे एसएससी का प्री हो गया, रेलवे का प्री हो गया, फिर उसका मेंस देने जाओ, तो ये बहुत ज़्यादा जटिल और लंबी प्रक्रियाएं थी। तो इसके लिए एक नई एजेंसी बनाई गई जिसका नाम है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये है सर एनआरए। तो वो अब इस काम को करेगी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर के। ये जो क्या किया है इन लोगों ने, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाया गया, मतलब सीईटी उसका नाम है। तो सीईटी इनके द्वारा एक तैयार किया गया। अब उस सीईटी में क्या होगा कि जितने भी प्री वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आप रेलवे का ले लो, चाहे एसएससी का ले लो, चाहे आप बैंक का ले लो, तो वो रेलवे, एसएससी और बैंक के जो प्री एग्ज़ाम्स हैं उनको वो कंडक्ट कराएगी कौन? एनआरए। और उस एग्ज़ाम का जो नाम है वो होगा सीईटी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीधी भाषा में अपन अगर कहें तो एक तरीके का एक गेट बना दिया, और उस गेट के अंदर अब वही एंटर होगा जिसके पास सीईटी का पास है। भीतर आप घुस जाएंगे, भीतर घुसने के बाद आपकी चॉइस क्या होगी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सीईटी उस प्रक्रिया में एंट्रेंस, मतलब अंदर जाने का एक सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, तो वो है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कुल मिलाकर के ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स का भार बहुत कम हो जाएगा इससे, और एक असमंजस की, भ्रम की और भागदौड़ की जो व्यवस्था थी उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी, कम हो जाएगा, है ना। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स, आज आपके लिए ये सेशन ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है रविकांत जी के द्वारा, और इस सेशन को आयोजित करने के पीछे हमारा उद्देश्य भी यही था कि लॉकडाउन के बाद में और कोरोना के इस काल में बहुत सारी असमंजस की स्थिति को लेकर के जो विद्यार्थी बैठे थे, आज उनके बहुत सारे सवालों का जवाब उनको मिलने वाला है। अच्छा रविकांत जी, ये परीक्षा कौन दे सकता है?
देखो, इस परीक्षा में 10वीं का स्तर, 10वीं के भी एग्जाम्स होंगे, 12th वाला बच्चा भी दे सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी दे सकता है, मतलब तीनों कैटेगरी होंगी। लेकिन इसका जो लेवल होगा वो उसी तरीके से होगा। मान लीजिए आप 10th के हिसाब से। हाँ 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ग्रुप डी टाइप के हैं तो फिर आपका लेवल उसी स्तर का होगा। 12वीं से देंगे तो फिर थोड़ा हायर लेवल हो गया, क्लर्क लेवल का। आप मान लीजिए 12th मतलब ग्रेजुएशन से दे रहे हैं तो हो सकता है आप किसी बैंक पीओ का दे रहे हों या मतलब हायर एग्जाम दे रहे हैं तो लेवल उसी प्रकार का होगा। बाकी दे इसको 10th 12th और ग्रेजुएशन मतलब सभी बच्चे इसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इसको ग्रेजुएशन वाला ही देगा, ऐसा मतलब सभी के लिए ये परीक्षा दे सकते हो, लेकिन लेवल इसका डिफरेंट होगा। अच्छा, इस एग्ज़ाम को देने के बाद में सीईटी जो है किन किन विभागों में नौकरी को ज्वाइन किया जा सकता है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये मैं बता दूं, अभी प्रेजेंट टाइम की स्थिति तो ये है कि ये 3 रिक्रूटमेंट के लिए काम करेगा जी, आरआरबी, बैंक और एसएससी। लेकिन आपने जितेंद्र सिंह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारे जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी और जितेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया था कि इसको हम धीरे धीरे 20 भर्ती बोर्डों में लागू कर देंगे, मतलब सब में 20 जो रिक्रूटमेंट काम कर रहे हैं उन सब में काम करेंगे। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भी हम इसका प्रस्ताव भेजेंगे कि आप भी जो सीईटी पास आउट बच्चा है उसको आप मान्य कर लीजिए। उसने परीक्षा तो पास कर ही रखी है, तो परेशानी का मुद्दा क्या है, आप इसके ही आधार पर उसको ले लीजिए। एक सबसे बड़ी बात इसमें मेरे जहन में जो आ रही है, प्राइवेट सेक्टर की जो लिमिटेड कंपनियां हैं उसकी भी इस जो सीईटी की लिस्ट है वो प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनियां उनके पास भी भेजी जाएगी। उससे क्या होगा कि आजकल क्या होता है, किसी ने फर्जी मार्कशीट बनवा ली कहीं से और बनवा के गुड़गांव की किसी कंपनी में चला गया, जाके वहाँ नौकरी करने लग जाएगा। पता नहीं वो आईटीआई है भी है कि नहीं है, वो इंजीनियर बन गया, ये बन गया। अब क्या होगा कि क्रीम बच्चा आपको सीईटी पास आउट है, वो बच्चा जा सकता है, जाके दिखा सकता है साहब मैंने सीईटी को पास किया, मेरे 54% है, 58% है, 40% जो भी है वो वहाँ दिखा सकता है। तो इसका जो फ़ायदा है न केवल गवर्नमेंट में बल्कि प्राइवेट कंपनियों में भी सीईटी को लागू किया जाएगा। हालांकि ऐसी प्रक्रिया अभी नहीं है, अभी तो केवल 3 में, लेकिन अभी तो हाँ 3 में तो अभी है प्रेजेंट टाइम में, अभी 2021 से इसको लागू कर दिया, लेकिन आगामी भविष्य में स्टेट में भी और मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेट कंपनियों में भी इसको लागू किया जाए। लागू से मतलब उसको दिखाएंगे तो वो प्राइवेट कंपनी उसको ले लेगी, तो ये मेरा मानना है। अच्छा, एक बात और रविकांत जी, इससे कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? बिल्कुल ये बात सत्य है कि इसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में भी वो एक अच्छा सर्टिफिकेट लेकर के जा रहा है तो उसको फायदा होगा। और दूसरी बात, कोई शॉर्ट नहीं, कोई अलग गली आपने नहीं चुनी, आपने वही चुनी है जो ऑथेंटिक है, सेंटर से ऑथेंटिक। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो सेंटर आपको दे रहा है डिग्री। अब उसको आप प्राइवेट में भी जा रहे हैं, वो मान्य होगी, उसमें कोई वो कह सकता है सर मैं इसके लिए हूँ और मेरे पास देखो ये सीईटी पास आउट हो, तो गवर्नमेंट में भी काम करेगा प्लस प्राइवेट में भी काम करेगा। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी स्टेट गवर्नमेंट में और प्राइवेट में इसका लागू नहीं किया गया, अभी 3 के लिए लागू किया गया है, लेकिन आगामी भविष्य में यानी साल में, 2 साल में या 3 साल में लागू ये होगा, ये श्योर है। मेरे ख्याल से आप सबको हमारी आवाज़ क्लियर आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा व्यवधान हुआ था। अच्छा, एक बात बताओ, इसकी परीक्षा कहाँ आयोजित की जाएगी? ये देखिए, पहले क्या होता था, हम एग्ज़ाम देने जाते थे, हमारी एग्ज़ाम कई बार होती थी, जैसे हमने यहाँ से फॉर्म भरा, बेंगलोर एग्ज़ाम हो रही है, यहाँ से 4 दिन पहले 5 दिन पहले हमको जाना पड़ता था, वहाँ देखते थे यार कहाँ रुकेंगे, कैसे परीक्षाएं देंगे। कई विद्यार्थी तो इसी वजह से एग्जाम नहीं देने जाते थे। हमारे यहाँ पे दिव्यांग जो होते थे उनको बड़ी परेशानी होती। एक हमारी जो महिला वर्ग है, यानी बच्चियाँ मान लें या बहुएँ मान लें, तो वो परीक्षा देने में बड़ी उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। अब इसमें क्या किया गया है, अभी 1000 जिलों में ऐसा 1000 सेंटर में, अभी 117 जिले हैं मेरे हिसाब से, उनमें इनको सेंटर बनाए गए हैं और ऐसा उन्होंने कहा है कि हर जिले में हम एक सेंटर देंगे, इसका हर जिले में एक सेंटर देंगे। परंतु अगर मान लीजिए कहीं संख्या बल ज़्यादा है तो हो सकता है हम 2 सेंटर बनाएं, 3 बनाएं, लेकिन वो गाइडलाइन में डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन वो एक सेंटर तो हर जिले में जरूर बनाएंगे। तो सीईटी अब आप अपने जिले में ही दे सकते हैं। तो कुल मिला करके भागदौड़ से भी विद्यार्थी को निजात मिल गई। भागदौड़ प्लस पैसे की बचत हो गई, प्लस बच्चियां भी एग्जाम देने जा सकती हैं, प्लस दिव्यांगों को भी इसमें फायदा होगा। अच्छा, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा कि हमें ये पढ़ना है? देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाठ्यक्रम का पता तो न अभी तक मेरे को है, या तो प्रकाश जावड़ेकर जी को पता हो, या जितेंद्र सिंह जी को पता हो, या उनके जो सचिव हैं सी चंद्रमौली जी उनको पता हो। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली व्यू है, ये तीनों रिक्रूटमेंट जो बनाए गए हैं, रेलवे, एसएससी और बैंक, इनमें मोस्टली रूप से
आप देखें तो मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर जिसको आप कहते हैं, उसका विशेष जो है रोल आता है। ये अपन बेसिकली देखते हैं। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम का मुद्दा ये होता है कि इंग्लिश का रोल बैंक में और एसएससी में होता है, लेकिन रेलवे में नहीं होता। तो कुछ मेरे हिसाब से इन तीनों चारों सब्जेक्टों को मिला जुला ही पाठ्यक्रम मेरे हिसाब से आना चाहिए। अब हो सकता है शायद हिंदी और इंग्लिश दोनों में से वो चूज करवा लें, भाई रेलवे वाला बच्चा है तो हो सकता है वो हिंदी ले लें, तो इस तरीके का कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली व्यू है कि मिला जुला ही एक सिलेबस इसका होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं होगा, लेकिन मिला जुला ही सिलेबस अपन इसका मान के चलते हैं। हालांकि फिक्स अभी कुछ भी नहीं है, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और बता सकता है। अच्छा, आपने कहा एसएससी, बैंक या रेलवे की जो नौकरी है उन सबको सेंटर एक छत के नीचे ले आया है, ठीक है ना। अब वो आसानी हो गई विद्यार्थी के लिए, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इसके अलावा फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी स्टूडेंट के लिए? नहीं, ये गलत बात है। आवश्यकता होगी। ये मैं आपको क्या कह रहा था, ये केवल और केवल मात्र एक अंदर घुसने का रास्ता है जी। जैसे क्या होता था, पहले हम एसएससी का एग्ज़ाम देने जाते थे, एसएससी सीजीएल का पेपर होता था, सीपीओ का होता था, सीएचएसएल का होता था, रेलवे में आप एनटीपीसी का होता था या रेलवे टीसी का होता था या बैंक के होते थे, तो सबके प्री होते थे। तो एक बच्चा एक साल में कम से कम 10 बार प्री देता था। केवल आप ये समझिए कि इस एक परीक्षा से वो 10 जो प्री एग्ज़ाम्स थी वो सभी 10 प्री एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई। मेंस एग्ज़ाम वही पहले की तरह ही होंगी, मेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बाकी प्रक्रियाएं पहले की तरह होंगी। आप ये समझिए कि आपको अंदर घुसने का एक रास्ता मिल गया और जो 10 आप प्री एग्ज़ाम देते थे उन सभी प्री एग्ज़ाम से आपको निजात मिल गई है। मतलब एक बार वो एग्ज़ाम पास करो तो आप एसएससी के लिए भी मान्य हो गए, आप रेलवे के लिए भी मान्य हो गए, आप बैंक के लिए मान्य हो गए, लेकिन मेन एग्ज़ाम के लिए प्री एग्ज़ाम अब आपको किसी का नहीं देना है। कुल मिला करके ये एग्ज़ाम का आधार कार्ड हो गया। कुल मिला करके ये है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए रविकांत जी, तो क्या ये माना जाए कि आरआरबी, आईबीपीएस या एसएससी इनको समाप्त कर दिया गया है? नहीं, समाप्त कैसे किया? केवल प्री को ही तो ये कंडक्ट करवा रहा है, मेन तो वही लेंगे जो पहले का था, वही सिस्टम रहेगा, सारा सब कुछ है। लेकिन अंदर एक तरीके का ये समझिए कि भीड़ को कम कर दिया गया है, मतलब जो भी भीड़ भाड़ है वो यहीं पर रुके रहो, क्रीम बच्चे ही ऊपर जाएंगे। तो क्या सीईटी हर साल देना होगा? नहीं, ये साल भर में 2 बार कंडक्ट होगा। एक बार आपने सीईटी को पास कर लिया, एक बार जब आप सीईटी को पास कर लेंगे तो ये डिग्री 3 साल के लिए वैलिड होगी। अच्छा, 3 साल के लिए वैलिड होगी। लेकिन इसमें एक दूसरी ये भी है कि अगर आपकी परसेंटेज, मान लीजिए अब की बार आपने सीईटी दिया और आपकी परसेंटेज बनी 50%, अगली बार आपने चाहा कि यार मैं तो 50 कम है, मेरी तो 70 बननी चाहिए थी, आपने उठा के फिर एग्ज़ाम दिया, अब की बार आपकी 80 बन गई, फिर आपने सोचा यार 80 भी कम है यार, 90 बननी चाहिए थी, उठा के अगली बार पता लगा आपकी 60 ही रह गई, तो हो गई आपके सामने फिर परेशानी। तो ऐसा नहीं है कि इसको एक बार दे सकते हैं, आप बार बार दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी 80% दूसरे नंबर पे बनी है और तीसरे पे आपकी 60 बनी है, तो जो हाईएस्ट स्कोर आपका रहेगा वही मान्य होगा, और इसको 1 साल में 2 बार दे सकते हैं। जो भी आप देंगे वो डिग्री 3 साल के लिए वैलिड होगी। चलिए, तो ये हमारे 2 क्वेश्चनों का जवाब हो गया। अच्छा, जिनकी उम्र 28 के पार हो गई उनके लिए कुछ पोस्ट निकल गई, उनका क्या होगा? अब देखो, ऐसा है कि इसमें अगर सीईटी करवाएंगे तो बदलाव तो 100% उम्र वगैरह में भी होगा, मतलब फ़ायदा उम्र नियमों में चेंजेस तो 100% होगा, क्योंकि कई में 28 होता है, कई में 30 होता है, कई में 33 होता है, कई में 36 होता है, कई में 40 भी होता है, तो अलग अलग होगा। लेकिन इसके जो उम्र के मामले हैं उसमें चेंजेज होगा। ST SC OBC वगैरह हैं, उनको पहले ही तरह वही छूट के प्रावधान होंगे, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। बाकी जनरल जो है उसमें आपको नियमों में बदलाव तो करना पड़ेगा इनको। तो आने वाली जो बैंक की है या एसएससी की जो एग्ज़ाम है वो अब होने वाली है, उनका क्या होगा? मैं समझता हूँ 2020 तक जिनकी भी भर्तियाँ निकली हैं, जो फॉर्म फिल हो गए हैं, उनकी प्रक्रिया तो पहले की तरह ही होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है आगे मंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं, वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ पहले की प्रक्रियाएं जो हैं वो तो लगभग पहले जैसी स्थिति में ही होनी चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। शायद मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन अब क्या होगा वो तो हम नहीं कह सकते। बाकी हो सकता है शायद वो सीईटी करवाएं या हो सकता है वो ना भी करवाएं।
विशेषकर बैंक में और एसएससी में तो शायद नहीं हो। रेलवे में थोड़ी लंबी प्रक्रिया है तो शायद हो सकता है सीईटी वो करवा दें, लेकिन अभी अपन इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गाइडलाइन अभी अपने पास भी इसकी नहीं है। कुल मिलाकर के हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको आज बहुत बड़ी और अहम जानकारी मिली होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा भरोसा है कि आप लोगों के जितने जहन में सवाल चल रहे थे, कई चीज़ों को लेकर के असमंजस की स्थिति थी, वो सारी अब क्लियर हो चुकी होंगी। अब जाते जाते एक सवाल और है, सीईटी सही है या गलत है? आपके नज़रिए से देखा जाए, आप लगातार कोचिंग्स में तैयारी करवा रहे हैं, बहुत सारे हज़ारों बच्चों की आपने सिलेक्शन करवाए हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो देखो, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सही भी होता है तो एक गलत भी होता है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 70 से 75% ये सही है, 25% हो सकता है गलत हो। केवल इसमें थोड़ा सा ये है, जैसे मान लो कोई बैंक वगैरह की एग्ज़ाम दे रहा है तो बैंक के एग्ज़ाम मान लो एक साल में कोई 5-7 बार एग्ज़ाम दे देता था, अब वो 2 ही बार दे पाएगा, है ना, और उसको एक बार एग्ज़ाम देने के बाद में फिर वही 6-6 महीने का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर अधिकतर स्थिति में देखा जाए तो ये सही है, मतलब पैसे की बचत हो गई। कई बार क्या होता था, हम प्री देते थे, फिर मेंस देते थे, फिर इंटरव्यू तक पहुंच जाते थे, फिर वहाँ फेल हो जाते थे, फिर आते थे, फिर वही प्री देना स्टार्ट करना पड़ता था, फिर हो सकता है प्री हम पे पास नहीं होती, फिर हमें 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब मैं ज़्यादातर ये कहूँगा कि ये सही है। हालांकि कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, इसमें कोई दोहराए का विषय नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पोजीशन अगर देखी जाए तो ये सही ही हुआ है। कुल मिलाकर के क्वालिटी, क्वांटिटी और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, डेफिनेटली होगी। फिल्टर होगा मामला, और लगभग ये मानते हैं कि बहुत बड़ा बर्डन जो है वो अब स्टूडेंट्स के दिमाग से उतर जाएगा। अब जाते जाते एक सवाल और है मेरा, नई शिक्षा नीति अभी घोषित हुई है और बहुत सारी चीज़ें कि साहब अब 10th बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं लगेगी और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम कर दिया गया है, उसको लेकर क्योंकि 34 साल बाद एक बड़ा बदलाव किया शिक्षा नीति में केंद्र सरकार ने, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में एक बार अपन ऐसा करते हैं कि पूरा एक अलग से इसका, जैसे अपन ने आज सीईटी पे पूरी चर्चा की, ऐसे एक लंबी चर्चा अपन एक नई शिक्षा नीति पे करते हैं। तो उसमें क्या होगा, अपन जैसे जल्दबाजी में बोल के निकलेंगे तो अपन सारे पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर, उतनी भी जानकारी नहीं। अब जैसे सीईटी की मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दी, तो अपन एक बार शिक्षा नीति के बारे में पूरी जानकारी किसी रोज अपन देंगे। तो ये रविकांत जी थे, आर्यभट्ट कोचिंग के निदेशक। अच्छा रविकांत जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं या नहीं देखते? मैं देखता हूँ देखते हैं, देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, जरूर। तो जी न्यूज़ पोर्टल के बिल्कुल ये भी फ़ैन हैं और लगातार देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें इस बात की खुशी हुई कि आज उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर के एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, और चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो, तो उनको लेकर के एक अच्छी जानकारी दी है। और नई शिक्षा नीति को लेकर के भी मैं रविकांत जी से कहूँगा कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल रखें, और आने वाले कुछ दिनों में हम इसको लेकर के भी फिर चर्चा ज़रूर करेंगे आपसे। और आपने अपना जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जी न्यूज़ पोर्टल आप इसी तरह देखते रहेंगे और लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे, हर खबर को हम आपको बताते रहेंगे, चाहे वो कहीं की भी हो, और लगातार जानकारियाँ भी आपको अलग अलग क्षेत्रों से हम देते रहेंगे। पदम जी, कोई अपडेट? गंगापुर सिटी में कल का दौरा है, जीएम साहब कल यहाँ गंगापुर सिटी पर पधारेंगे। तो कल स्टेशन पर आ रहे हैं जीएम महोदय, देखेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को, और चाक चौबंद रहना पड़ेगा कर्मचारियों को। तो कुल मिलाकर के वैसे भी अगर देखा जाए गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत है, साफ़ सफाई या और किसी व्यवस्था को लेकर के अगर कहा जाए तो अभी भी तैयारी चल रही है बराबर। जीएम के दौरे को लेकर के तैयारियाँ इस वक्त जारी हैं। और आज रेलवे स्टेशन पर काफ़ी लंबे टाइम बाद हम आए, तो इसकी एक वजह ये भी थी। तो लगातार आप खबरें देख रहे हैं और लगातार हर खबर से हम आपको रूबरू भी करवा रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स खूब आ रहे हैं हमारे पास में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग, और दूसरी बात शेयरिंग में कमी ना रखें, क्योंकि अगर आप जितना शेयर करेंगे हमारी बात हम ऊपर तक पहुंचा पाएंगे और आपकी समस्याओं से भी हम आपको ज़रूर निजात दिला पाएंगे। दोस्तों, आप सबके वीडियोज़, आप सबके फ़ोन हमारे पास आते रहते हैं। मैं फिर आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि सबकी समस्याओं का एक दिन में समाधान नहीं हो सकता, लेकिन हम आपके द्वारा भेजे गए वीडियोज़ और खबरों को प्रशासनिक अधिकारियों तक ज़रूर पहुँचाते हैं, और प्रशासन भी अब चुस्त नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे करके हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान ज़रूर होगा। हम किसी मुद्दे को छोड़ने वाले हैं नहीं। तो इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं देते रहें, और हम भी लगातार आपके पास में खबरें लाते रहेंगे। और बहुत सारे अब नए प्रोग्राम भी हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, जिनकी समय समय पर हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे। और इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सरकार की गाइडलाइनों का पालन करिए, और
बस जी न्यूज़ पोर्टल को देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।